जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने बिहार बचाओ संविधान बचाओ कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दरमियान पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार बिल गेट्स पर पूरा बरसे, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर बरसे पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार। और भी बहुत कुछ कहा डॉक्टर अरुण कुमार ने प्रेस वार्ता के दरमियान। इस मौके पर लोजपा नेत्री डॉक्टर इंदु कश्यप सहित काफी संख्या में अन्य लोग भी मौजूद थे। उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है इस राज्य को निर्माण करने के लिए, राष्ट्र को निर्माण करने के लिए। और ऐसी परिस्थिति में जो बिहार के साथ राजनीतिज्ञ लोग कर रहे हैं, इससे जब समझते हैं कि कोई विकल्प नहीं है, तो इसी के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि विकल्प विहीन दुनिया नहीं है। हर व्यक्ति का विकल्प होता है। अराजकता आप पैदा कीजिएगा, विकल्प प्रकृति भी ढूंढ लेती है। जनता के माध्यम से प्रकृति इसका सृजन का काम करती है। तो आज चिराग पासवान जिस तरीके से सत्ता को लात मार करके संघर्ष कर रहे हैं, हमको लगता है कि बिहार की आवाम चिराग पासवान को विकल्प के रूप में देखना चाहती है। सर, चिराग पासवान का लगातार आरोप है सर कि जिस तरीके से बंगला खाली कराया गया, जो व्यवहार किया गया वो गलत है। रामविलास पासवान की तस्वीर को जो है सड़क पर फेंका गया, लात लगाया गया। देखिए, मैं बीमार था, लेकिन फिर भी उनके नेता को एक मोरल सपोर्ट देने के लिए मैं उस दिन 12 जनपद में खुद मौजूद था। और जिस तरीके से महिला फोर्स, सीआरपी और दिल्ली पुलिस वहाँ लगी हुई थी और जिस तरीके से व्यवहार कर रही थी, निश्चित तौर से आज भी कई सांसद हैं जो पहली बार के सांसद हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहे। तो सरकार का कहीं न कहीं ये सोचा समझा साजिश है अपमानित करने का। और इसमें नीतीश कुमार ने सरकार को बाध्य किया है, प्रेरित किया है। उनके इशारे पर ही ये घटना बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार कहें, रामविलास पासवान के घर को खाली कराना गलत नहीं है, वैध है, नियमानुकूल है, इंटाइटल्ड नहीं थे। लेकिन सरकार यदि चाहे कि हम बड़े नेता के सम्मान में यहाँ स्मृति भवन बनाएं या कोई और चीज़ दें, इस भवन को रहने दें, क्योंकि 30 साल लगभग रामविलास जी उस मकान में रहे थे। हम लोगों को भी याद है कितने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर देवगौड़ा से लेकर के फॉरेन डिग्निटरीज तक, चंद्रशेखर से लेकर के देश के तो सारे डिग्निटरीज, सोनिया गांधी से लेकर उस मकान में रामविलास जी के साथ बैठे हैं। देश के सवालों पर मंत्रणा हुई है और उनका सामान 3 बजे ऑफिसर स्टेट आता है और कहता है कि 6 बजे खाली नहीं हुआ तो सामान फेंक दें। 5 व्यक्ति सरकार के जिम्मेवार ऑफिसर आकर के ये हिदायत करते हैं, हमारे प्रेजेंस में हुआ है, और कहते हैं कि सामान फेंक देंगे। और सामान इस तरीके से फेंका गया कि बाबा भीमराव अंबेडकर से लेकर के रामविलास जी की मूर्ति, फोटो सब रोड पर ला करके सारा सामान फेंक। इन लोगों ने गुस्से में कहिए या जो कहिए, 6 बजे का टाइम देता है, 3:30 में 5 अटैची में अपना कपड़ा लत्ता सामान लेकर के 3 गाड़ी में बैठ करके निकल जाते। तो इस अपमान को चिराग पासवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि 3 साल तक उस मकान में है, इसका मतलब कि सरकार का कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन था या आश्वासन था, नहीं तो 6 महीना से अधिक तो रह नहीं सकते थे। आज भी जो लोग रह रहे हैं और इनके साथ क्यों व्यवहार? तो ये जो एक उभरता हुआ नौजवान जो देश का नेता हो सकता है, आज भी लोग हसरत भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि रामविलास पासवान अंबेडकर की परंपराओं को जमीन पर उतारने का काम किया। उनका बेटा है, पढ़ा लिखा है, तो इसको ये सम्मान मिलना चाहिए था। और ये मकान बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमवार उस भवन से मिला हुआ जो स्मृति है, उसकी याद में यहाँ उनके मानने वाले लोगों को वह देना चाहिए। सर, आप वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं, आपने वैक्सीन लिया कि नहीं? वैक्सीन लिया है।
वैक्सीन लिया है कि जहाज में जाना है, ट्रेन में जाना है, हम लोग घरे बैठते तो नहीं लेते। और उस समय तक इतना वाकिफ़ नहीं थे। आज दुनिया के डॉक्टर्स, अमेरिका के, जापान के, इंडिया के, ये कह रहे हैं कि एपिडेमोलॉजिस्ट हम हैं, हमसे नहीं कोई सरकार राय ली। ये कौन दे रहे हैं? तो डॉक्टर तिरहान कार्डियोलॉजिस्ट दे रहे हैं। ये कौन दे रहे हैं? तो डॉक्टर सरीन दे रहे हैं। ये एपिडेमोलॉजिस्ट एक भी भारत में काम करने वाले लोग, दुनिया में काम करने वाले लोगों को वंचित रखा गया, इसलिए शंका होती है। और जिस दिन से वैक्सीन लिए हैं, मैं बीमारी आदमी हूँ, 5 तरह का बीमार है, लेकिन मैं अपनी व्यवस्था से, आयुर्वेद की व्यवस्था से अपने तरीके से ठीक जी रहा था। अभी जब जरा खांसी भी होती है तो परसिस्ट कर जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया गया, एक एडवोकेट ने किया है, नीलेश ओझा ने, तो सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है भारत सरकार ने, उसने कहा है कि 1100 लोग वैक्सीन से मरे हैं। हम भी महसूस करते हैं कि जिन लोगों ने, और 70,000 लोग पर एडवर्स इफेक्ट है, तो साइंस के साथ आपने कंप्रोमाइज़ किया। अभी तक जितने वैक्सीन बने हैं 5 साल से कम उसका सेफ्टी ट्रायल नहीं हुआ है। आपने 5 महीना में, ये बड़ा चोर है ये बिल गेट, दुनिया का सबसे बड़ा चोर है, WHO को भी खरीदे हुए हैं। सबसे बड़ा दोषी किनको मानते हैं? सबसे बड़ा बिल गेट को मानते हैं। इसने मैनकाइंड के साथ कंप्रोमाइज़ किया। ये कहा था बिहार में हम हेल्थ हब बनाएंगे, और खगड़िया में जाके नीतीश कुमार इसके साथ फ़ोटो खिंचाए थे। ये पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा देता है और दुनिया के तमाम जगहों में कंप्रोमाइज़ है। आज अमेरिकी सीनेट में चर्चा चल रही है, हमारे यहाँ चर्चा नहीं चलती है, वहाँ डेमोक्रेसी जिंदा है। ये सवाल जब खड़े हुए हैं तो ये सवाल आज न कल मूर्त रूप लेगा। जुडिशियरी कमज़ोर हुआ है लेकिन मरा नहीं है। जुडिशियरी ने कहा कि 70,000 लोग एडवर्स सिचुएशन फेस कर रहे हैं, जिनका इम्यून कंप्रोमाइज़ था। तो साइंस के साथ इन लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया है। WHO को बिल गेट ने खरीदा है। आज जितने लोग मरे हैं, यही डॉक्टर के राजन, जिनको मैंने कहा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप नहीं जाइए हॉस्पिटल, आप मेरे घर पर रहिए। उनके बेटे को, डॉक्टर मोहित को मैंने कहा, और 1000 लोगों को हमने कहा। जो लोग नहीं गए वो बच गए। कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं किया आज तक कि कौन दवा इसमें चलेगा। न WHO किया, कोई रेमडेसिविर चला रहा है, कोई स्टेरॉइड चला रहा है, और उसके इम्यून के साथ कंप्रोमाइज हुआ और उसकी मौत हुई। एक से एक महत्वपूर्ण डॉक्टर मर गए। आज तक इस पर कोई वाइट पेपर क्यों नहीं लाया गया? डॉक्टर राजन यहाँ के गरीबों के मसीहा थे। मैं कहता था कि दिल्ली ये नहीं जा सकता, इसका ऑपरेशन कर दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑपरेशन कर, OT का भी चार्ज नहीं लेते। हम लोग पीड़ा झेल रहे। तो सरकार, बिहार सरकार से मैंने कई बार मांग किया कि जिन लोगों ने 25 लाख रुपया वसूला है पेशेंट से 10 दिन में, क्या अमृत पिला रहे थे? आप व्हाइट पेपर जारी नहीं कर सकते? इनके रिकॉर्ड में जाकर के नहीं देख सकते? इन चोर लोगों को क्यों बचा रहे हैं? तो ये भी कहीं ना कहीं उसके हिस्सेदार। और लाखों लोग मरे हैं चिल्ला चिल्ला करके, घसीट घसीट के। आपने चला दिया इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। कहाँ से, कौन साइंस अलाउ करता है? पंप कर रहे थे उसके बॉडी में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। एज ए लेमैन यह क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ सरकार को, इसको, और कर रहा हूँ डे फर्स्ट से। मैं पूरे कोरोना काल में घूमते रहा, पूरे बिहार घूमते रहा, लेकिन हम लोगों को कोरोना नहीं हुआ। कोरोना था तो इस वायरस में कौन सा मेडिसिन चलेगा? ये सरकार का दायित्व बनता था। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन दुनिया के एक्सपर्ट जो कर रहे हैं उसके आधार पर मैं फील कर रहा हूँ कि मैंने भी जो ये वैक्सीन लिया उसके बाद मुझे भी परेशानी बढ़ी हुई है। मेमोरी पावर पर इफेक्ट पड़ा है। हमारे कई लोग मर गए वैक्सीन लेने के। एक सुल्तानगंज के प्रोफेसर थे हमारे जानने वाले, वैक्सीन लिया और 10 मिनट में उनका डेथ हुआ। कौन जिम्मेवार है इसके? हर इंडिविजुअल का परिवार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नीतीश कुमार और
प्रधानमंत्री के परिवार का महत्व। एक अंतिम सवाल सर, जैसा कि आपने बताया कि पूरे विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जो है वो अध्यक्ष को बेइज्जत करने का काम किया है, ये डेमोक्रेसी कहाँ जा रहा है लोकतंत्र से? इसीलिए कहा कि नीतीश कुमार पैर से संसदीय व्यवस्था को रगड़ रहे हैं, संविधान खतरे में है। उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है मुख्यमंत्री को, और लेजिस्लेटिव हेड कहा जाता है स्पीकर को, तो स्पीकर सबसे बड़ा है। 110 वर्ष के संसदीय इतिहास में, प्री इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम 110 वर्षों में कभी नहीं सुना किसी असेंबली में, न लोकसभा में, कि स्पीकर डांट खाया। तो पहला बार कह रहे हैं आप कौन होते हैं, आपको ज्ञान क्या है, और ज्ञान और माने अज्ञानी आदमी को आपने स्पीकर बना के अपमानित करने की कोशिश की। तो ये संसदीय ये सबसे बड़ा खतरा है, छोटी घटना नहीं है। भले बीजेपी और जेडीयू मिल करके कहे कि प्याज खाया जूता भी खाया, तो वही कहानी क्यों रहा है सर? इस मामले में चुप थी बीजेपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट? यही बात तो समझ रही है कि जनता के सामने संविधान की धज्जियां दोनों मिलकर के क्यों उड़ा रहे हैं, यही तो प्रश्न है मेरा।